नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत के अंदर आतंकवादी एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश की एटीएस ने किया। हाल ही में 6 आतंकवादी पकड़े गए, जिनसे पूछताछ में ये पता चला कि इन लोगों के मंसूबे थे कि ये भारत के अंदर अभी आने वाले दीपावली, दशहरा और त्यौहार, नवरात्रे, इसके अंदर गणेश उत्सव के उत्सव में बड़े पैमाने पर भारत के अंदर बम विस्फोट करने वाले थे। और ये बम विस्फोट पब्लिक पैलेस, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े पुलों को गिराना, रेलवे ट्रैक को उड़ा देना जिससे ट्रेन के एक्सीडेंट हो, इस तरह के कारनामों के लिए ये ट्रेनिंग लेकर आए थे। और ये ट्रेनिंग इनको दी थी पाकिस्तान की आईएसआई ने। और ये जो सब मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है, हालांकि अभी उसमें जांच जारी है, लगातार उत्तर प्रदेश की एटीएस छापेमारी कर रही है। इसके तार पूरे देश के मॉड्यूल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कुछ गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हुई है तो कुछ गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है। तो दिल्ली में भी 2 आतंकवादी पकड़े गए। और अब ये अंदेशा है कि भारत के अंदर बहुत सारे स्लीपर सेल पाकिस्तान ने इस बात के लिए तैयार किए कि 2022 का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, इस चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के माहौल को किस तरह खराब किया जाए, किस तरह से वहां धार्मिक दंगे कराए जाएं। और इसके लिए उन्होंने टारगेट करने के लिए एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लीडरों को चुना, वहीं कुछ ऐसे मुस्लिम नेताओं का भी चुनाव किया कि इनकी भी अगर हत्या कर देंगे तो उत्तर प्रदेश में तनावपूर्ण माहौल हो जाएगा। और उसमें कई ऐसी पार्टियों के लीडरों का भी नाम था जिनकी वजह से पूरा देश में दंगे हो सकते हैं, ऐसी इनकी साजिश थी। हालांकि उस साजिश का खुलासा हो गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसका खुलासा किया है और आरडीएक्स भी बरामद कर लिया गया है। हथियार, गोला बारूद का जखीरा इन लोगों को दिया गया था। और आपको ध्यान होगा 26/11 हमला हुआ था मुंबई में, जिस तरह से ताज होटल को घेर कर और इन्होंने लोगों को बंधक बना लिया था। इसी तरह एक समय में मुंबई के अंदर कई जगह हमले किए गए थे। पूरी साजिश का अंजाम दिया जा रहा था जो हमारे देश के ही रहने वाला दाऊद इब्राहिम है, जो विदेशों में अभी पाकिस्तान में रह रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसका भाई अनीस इब्राहिम, ये लोग दोनों इस जो पूरी आतंकवादी घटना है इसको अंजाम देने का ठेका एक तरह से इन्होंने लिया था। और एक तरह से ये सारी साजिश का खुलासा जो हुआ है, इस साजिश में आप ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से, जब 2014 से मोदी सरकार आई है, तब से एक भी बम विस्फोट भारत के अंदर नहीं हुआ है। तब ऐसा कोई आतंकवादी संगठन या कोई ऐसा गिरोह या दाऊद इब्राहिम जैसा कोई माफिया वैसी फिर हिमाकत कैसे कर सकता है, और उनके मंसूबे ये ऐसे कैसे हो सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने विचार कर लिया कि कुछ नेताओं की हत्या करेंगे, कुछ पुलों को गिराएंगे, कुछ ट्रेनों को एक्सीडेंट कराएंगे और हजारों लोगों को हम मार सकें, ऐसी प्लानिंग आतंकवादियों के साथ मिलकर उन्होंने की है। और ऑनलाइन बाकायदा इसके लिए भर्ती की है। जो भारत के कुछ लोग विदेशों में नौकरी करने गए, खासतौर पे कतर में और पाकिस्तान में, उन लोगों को इसमें शामिल किया गया। तो आखिरकार ये क्यों, तो इसका मैं खुलासा आज करने जा रहा हूं। असल में बात क्या है, आप इसके पीछे चीन है और चीन की एक योजना है सी पैक। आप कहेंगे भारत के आतंकवादी संगठन से, भारत की आतंकी घटनाओं से चीन का क्या लेना देना है? जी हां, आपको बताएं, चीन का लेना देना है। और चीन ये चाहता है कि जो उसका सी पैक है, जो वो व्यापार के जरिए पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसमें भारत रोड़ा ना बने, जो कि भारत रोड़ा बन रहा है। 2014 में जब मोदी सरकार आई तो वो जो सी पैक है वो पीओके से होकर गुजरता है। और भारत ने इसका ऑब्जेक्शन किया कि पीओके हमारा अभिन्न अंग है और हम उसको लेकर रहेंगे। और वो जो सी पैक का निर्माण कर रहा था उसमें भी ऑब्जेक्शन अपनी तरफ से दर्ज कराया भारत ने।
तो चीन को लगा कि अगर भारत का आधिपत्य रहा और भारत सरकार मोदी की ही सरकार रही तो उसके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और इसी तरह आपको बताएं, बलूचिस्तान से होकर ये सीपैक निकलता है और बलूचिस्तान को भी भारत मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था और इसलिए उसमें भी मोदी सरकार ने दखल अंदाजी करने की शुरुआत की है। तो लगता था कि मोदी, चीन को लगा कि मोदी सबसे बड़ा उसका जो विस्तारवादी नीति है उसमें रुकावट है और इसलिए मोदी को हटाना जरूरी है। और मोदी को हटाने के लिए उसने जो योजना बनाई चीन ने, उस योजना में उसने कुछ नेताओं को शामिल किया है जो भारत के अंदर ऐसे आस्तीन के सांप हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, उनको बाकायदा फंडिंग की गई और इस बात के लिए तैयार किया गया कि आपको हम जब टूल किट देंगे उस टूल किट के अकॉर्डिंग काम करना है, जब जब जो जो स्क्रिप्ट देंगे वो आपको बोलना है और मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार करना है पूरी दुनिया में। भारत के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करना है ताकि मोदी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी राज्य और केंद्र में दोबारा से ना आ पाए। और इसके लिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को इस पूरे पैकेज में शामिल किया गया। दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउसेस को इसमें शामिल किया गया। उनको यह काम दिया गया कि आप मोदी की और योगी सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उनको टारगेट करें और जरा सी कमी भी हो तो उसको उजागर करें, जरूरत पड़े तो झूठ फैलाएं। जैसा हमने देखा पिछले दिनों कोरोना काल में उत्तर प्रदेश को लेकर बदनाम किया गया गंगा किनारे की डेड बॉडियों को, जो कि बरसों से परंपरा थी, लेकिन किस तरह से उसको हाईलाइट किया गया, यानी एक साजिश के तहत मीडिया हाउसेस को शामिल किया गया है। वहीं बॉलीवुड के कुछ कलाकारों को इसके लिए हायर किया गया, उनको काम दिया गया कि आपको कोई हम स्क्रिप्ट देंगे, ट्वीट करने हैं और आपको बातें करनी है, मीडिया में जाना है और मोदी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में आपको कुछ चीजें बोलनी है। ये इसके अलावा उन्होंने इसी में कुछ शिक्षाविद, कुछ गीतकार, कुछ कवि शामिल किए माहौल बिगाड़ने के लिए। अब ये सारे लोग, इनको चीन फंडिंग कर रहा है और चीन ने ही फिर कुछ आतंकवादी संगठनों को इस बात के लिए तैयार किया कि आप भारत में अपने स्लीपर सेल तैयार कीजिए। तो आईएस ने इस बात के लिए भारत में बैठे हुए कुछ लोगों से संपर्क किया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि आपको मौका आने पर भारत के अंदर ये विस्फोट करने हैं और जब विस्फोट किए जाएंगे, लोगों को मारा जाएगा, तो इनका जो इकोसिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही विस्फोट होने शुरू होंगे तो जो इनका खरीदा हुआ मीडिया है वो इस मुद्दे को उठाएगा कि देखिए लाशें हो रही हैं, देखिए मोदी सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया, देखिए ये क्या कर रहे हैं अजीत डोभाल, और इस तरह से इकोसिस्टम काम करेगा। उसी में बॉलीवुड के लोग फिर से बोलेंगे और अभी जब वो लिंचिंग शब्द लेकर आए थे, अब की बार वो लेके आएंगे कि मोदी और ये जो है इसलिए हो रहा है ताकि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के विरोध में अलकायदा, तालिबान, जो भी आतंकी संगठन है उनकी तरफ से बयानबाजी कराई जाएगी और ऐसा एक माहौल तैयार किया जाएगा। आपको यह भी समझना है कि जो तालिबानी है, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने जो कब्जा किया, इसको लेकर एक मानसिकता चीन ने सेट की इस्लामिक देशों की और इस्लामिक आतंकवादियों की कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा किया और उसमें खास तौर पे पाकिस्तान ने उन तालिबानियों की मदद की, अमेरिका के सैनिकों को भी एक तरह से उन्होंने भागने को, छोड़कर जाने को मजबूर किया। उसमें बहुत बड़ी जो सपोर्ट है वो चीन की तरफ से थी। अभी भी तालिबानियों को 310 लाख करोड़ रुपए की मदद सबसे पहले चीन ने की है, जबकि अभी बहुत सारे देश मान्यता देने के लिए तालिबानियों को सोच ही रहे हैं। सबसे पहले चीन ने बढ़कर उनको मान्यता दी। विचार यही है कि इन लोगों के दिमाग में, आतंकवादियों के दिमाग में, जितने भी दुनिया में आतंकवादी संगठन है उनके दिमाग में एक बात सेट कर दी जाए कि यदि आप चाहें तो किसी भी देश में तख्ता पलट करके और वहां आप कब्जा कर सकते हो। और इस तरह की बयानबाजी हमने कई आतंकी संगठनों के मुंह से सुनी भी है। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे भी आपने वायरल होती देखी होंगी कि कई आतंकवादी संगठनों के हेड कह रहे हैं कि अब तो इस तरह से हम अपना शरिया का कानून लागू करेंगे और देश एक एक करके जीतते जाएंगे।
उनको लगा कि हम भारत में भी ऐसा करने में सफल हो सकते हैं। तो इन मंसूबों को पालते हुए पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकी संगठन, तालिबान, ये सब चीन पीछे से उनको सपोर्ट कर रहा है। टारगेट करने के लिए उनको जगह दी गई भारत, और भारत में भी वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, और दूसरी तरफ 2024 के चुनाव के पहले पहले इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं जिसके कारण मोदी सरकार को फेलियर बता दिया जाए। तो और इसलिए दिल्ली को चुना गया, क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस सिस्टम है वो केंद्र के अधीन आता है, और इसलिए इन आतंकवादियों ने जो लिस्ट बनाई उसमें वो राज्य जहां भाजपा की सरकार, और दिल्ली और स्पेशली यूपी, इन क्षेत्रों को चुना गया। और ये विस्फोट होते इसके बाद दंगे कराने के लिए लोगों को तैयार किया गया, और उसमें जो बांग्लादेशी लोग घुसपैठ करके आए हुए हैं और रोहिंग्या हैं, उनकी एक फौज तैयार की गई कि जैसे ही ये बम विस्फोट होंगे कोई मुस्लिम लीडर मारा जाएगा, उसके बाद आप लोगों को एक्टिव रूप में दंगे करने हैं। भारत के मुसलमान भले ही उसमें शामिल ना होते, लेकिन ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या हैं ये एक्टिव होते, और उसके बाद धर्म के नाम पर बाकी लोगों को भी शामिल करते। एक भी अगर पुलिस की गोली से कोई मारा गया, आम नागरिक मारा गया, हमने देखा दिल्ली दंगों में जिस तरह से इकोसिस्टम ने काम किया कि एक तरफ पुलिस पर हमला भीड़ कर रही थी जो टेंट लगाकर बैठे थे सीएए के विरोध में, और पुलिस को ही बदनाम किया जा रहा था कि तेल डालकर पुलिस ही बसों में आग लगा रही है। ये इनका इकोसिस्टम था, और इसी इकोसिस्टम में कुछ एडवोकेट्स, कुछ न्यायपालिका से जुड़े हुए लोगों को भी हायर किया गया जो इन आतंकवादियों तक के केस लड़ेंगे, जो दंगे में पकड़े जाएंगे उनको छुड़ाने का काम करेंगे, और ये सारा खर्चा पीछे से चीन उठाएगा। ये सारा जो है अब मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, और ये पहले से ही केंद्र सरकार को इस बात की जब पूरी जानकारी मिली उसके बाद एक्टिव मोड पर सारी सुरक्षा एजेंसियों को कर दिया गया, जिसका नतीजा यह है कि आज वो 6 आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनकी वजह से भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो हिंसा होनी थी, जो बम विस्फोट होने थे, जो लोगों का मारे जाना था, और इनकी जो प्लानिंग थी कि संसद भवन तक को भी घेरने की तैयारी, और बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े इस तरह के होटल्स को घेरकर कुछ विदेशी सैलानियों को भी कब्जे में करना, और फिर अपनी कुछ मांग डिमांड रखना। एंड में मैं ये और बात आपको बता दूं, इस सारे पैकेज में चीन की तरफ से एक बात और सेट की जा रही है, और आपने ध्यान दिया होगा जब सीए का विरोध हुआ और आज किसान आंदोलन चल रहा है, ये दोनों आंदोलन फर्जी थे, असली मुद्दा नहीं है। इसमें खालिस्तानी एंगल भी है, क्योंकि खालिस्तानी लोगों को फिर से ये चीन एक्टिव कर रहा है, और इसलिए अभी पिछले ही महीने एक टिफिन बम भी पंजाब के अंदर पकड़ा गया था। उनको ये एक तेल भरे टैंकर को विस्फोट करने के लिए काम दिया गया था, और इसके बाद ये समझ में आया कि खालिस्तानी, हमने देखा है कि किसान आंदोलन में वो खालिस्तानी झंडे लहराए गए। सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था जो भारत में बैन है वो एक्टिव दिखाई दी। ये सब दोनों चीज आप कॉमन रूप से देखेंगे, सीए के विरोध के आंदोलन जितने हुए वहां, और आज किसान आंदोलन जहां जहां हो रहे हैं वहां एक चीज आप कॉमन देखेंगे, वहां सिख और मुस्लिम भाई भाई हैं, और इनके जैसा प्यार तो कहीं नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इससे वो एक फौज नए तरह की तैयार करना चाहता है चीन, कि जिससे कि खालिस्तानी समर्थक लोग और पंजाब के लोगों के दिमाग में बैठाया जाए कि आप एक अलग देश बन सकते हैं। इसी तरह कुछ बांग्लादेश के लोग और पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश के घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में आए हुए लोग, उनके दिमाग में डाल दिया जाए कि ये भी एक अलग देश हो सकता है। मतलब एक बहुत बड़ी साजिश ये आईएस ने रची है कि किस तरह से एक हम आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, और देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए एक प्लानिंग सोची गई है। और ये चीन की बहुत बड़ी साजिश, भारत में बैठे हुए आस्तीन के सांप और आईएस के मॉड्यूल, और यहां राजनीतिक दलों के नेता, न्यायपालिका, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोगों के जरिए ये चीन करना चाहता है। बहुत बड़ी साजिश है, इससे हमें सतर्क रहना है और ध्यान रखना है कि आपके आसपास हो रही घटना
गतिविधि का आप ध्यान रखें, सुरक्षा एजेंसी को और सरकार को उसकी जानकारी दें, क्योंकि इस देश के टुकड़े टुकड़े के मंसूबे पालने वाले लोग अचानक से एक्टिव हो गए हैं और ये 2022 का योगी जी का चुनाव वो टारगेट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ मोदी जी को हटाने के लिए भी इसी तरह की साजिशें की जाएंगी। तो इस देश के सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसियां एक्टिव हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस पुलिस कमिश्नर के तत्वाधान में ये आतंकवादियों को पकड़ा गया है, इनके कारनामे करने के पहले ही धर दबोचा गया है और पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है, यह है राकेश अस्थाना, पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस। लेकिन इनको भी हटाने के लिए इनकी टीम भी एक्टिव थी, इकोसिस्टम इनका एक्टिव था, जो कि केंद्र सरकार ने कोर्ट में जो जवाब दिया है उसके कारण उनको भी करारा जवाब मिला है। इस तरह के मंसूबे पालने वाले लोग ये बात जानते नहीं है कि इस समय सत्ता में मोदी जी हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी केवल सरकार निभाएगी ऐसा नहीं है। हम सब भारत के नागरिक जो देश को अपनी भारत माता मानते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, हम लोगों को भी ऐसे लोगों को करारा जवाब देने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। वंदे मातरम।